हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। और मेरे को अच्छे से पता है कि अपने नीट में बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होती है। लगभग सारे बच्चों को इस चैप्टर में दिक्कत होती है। आखिरी तक अपने को पता ही नहीं चलता कि इस चैप्टर में हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी से बोलता हूं कि इस वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली सब कुछ आपका याद हो जाएगा। बिल्कुल आसान भाषा में चलेंगे, आसान तरीके से चलेंगे। बस मेरे साथ साथ रहना, मेरी आवाज के साथ और ये पेंसिल की टिप के साथ रहना, ठीक है। देखो यहां पर हमने गमले में एक पौधा उगा दिया, ये अपना पौधा है। और यहां पर भाई सूरज निकला हुआ है, सनलाइट आ रही है। और यहां पर क्या है, पौधे में जाहिर सी बात है गमले में हम क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। और एनवायरमेंट में क्या है, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। अब ये सनलाइट कहां पड़ेगी भाई, इसकी पत्तियों पे, है ना। इसकी पत्तियों पे ये सनलाइट पड़ेगी। और क्या है, CO2 को, है ना, हम बोलते हैं ना कि 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं CO2 को अब्सॉर्ब करके ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। वही ऑक्सीजन हमारे सांस लेने में काम आती है, ठीक है। और क्या है, ये CO2 को भी क्या है, पत्ते ये अब्सॉर्ब कर लेंगे। और पानी हम यहां से डाल रहे हैं। और इन्हीं तीनों का यूज करके ये पौधा अपना खाना बना पा रहा है ना। और इसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। देखो खाना बनाना मतलब सिंथेसिस करना, फोटो मतलब लाइट, मतलब लाइट का यूज करके सिंथेसिस करना, इसी को बोल दिया हमने फोटोसिंथेसिस। और इसी चीज को जो मैंने यहां पे डायग्राम में आपको बताया है, इसी चीज को अगर रिएक्शन में देख ले तो कुछ इस तरीके की रिएक्शन आपको मिल जाएगी कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया, कि भाई पानी का यूज किया, कि भाई लाइट का यूज किया, और क्या बन गया, खाना बन गया, ग्लूकोज बन के यहां पे तैयार हो गया है, ठीक है। और क्या है, ऑक्सीजन निकलेगी जिससे हम सांस लेते हैं। बोलते हैं ना पेड़ पौधे ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। अब देखो यहां पर यही तीन चीजें मैंने लिख ली है कि भाई लाइट थी, लाइट लिख लिया, CO2 थी, CO2 लिख लिया, और ये वाटर था तो ये वाटर लिख लिया। अब हमने बोला कि इन तीनों का यूज करके ये जो पौधा है ये अपना फूड यानी खाना बना रहा है, ठीक है। बट क्या ये रिएक्शन डायरेक्ट हो जाती है कि डायरेक्ट खाना बन जाएगा? तो डायरेक्ट नहीं बनेगा। पहले ये पौधा क्या करेगा, इन तीनों का यूज करके एनर्जी बनाएगा। एनर्जी जैसे कि ATP हो गई, NADPH होगी। अब एनर्जी का यूज करके फिर वो फाइनली अपना फूड बनाएगा। तो यहां पर दो रिएक्शन बन जाती है, पहले एनर्जी बनी, फिर क्या है, फूड बना। तो देखो यहां पर ये वाली रिएक्शन हो गई, ये लाइट के कनेक्टेड है, देख पा रहे हो। अब लाइट से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है तो ये हो जाएगी लाइट रिएक्शन। और एनर्जी का यूज करके फूड बनाया, ये हो जाएगी अपनी डार्क रिएक्शन। अब ये कहां होंगी, कैसे होंगी, उनकी बात भी करेंगे, टेंशन मत लो। बट पहले ये देख लेते हैं। देखो जो ये लाइट रिएक्शन है ना, लाइट रिएक्शन है, इससे अपने को क्या मिल रही है, यहां पे एनर्जी मिल रही है। अब एनर्जी के बनने को हम क्या बोलते हैं, फोस्फोराइलेशन। ATP के बनने को क्या बोलते हैं, फोस्फोराइलेशन। अब ये फोस्फोराइलेशन यानी एनर्जी की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, लाइट का यूज करके हो रही है। तो लाइट के लिए वर्ड आ गया फोटो, यानी फोटो फोस्फोराइलेशन। अब ये दो टाइप की हो सकती है, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। डिटेल में आगे मैं बताऊंगा, यहां पर थोड़ा सा आइडिया आपको बता देता हूं। साइक्लिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन था वो घूम फिर के वहीं पर आ गया ना, साइकिल बन रही है। नॉन साइक्लिक मतलब इलेक्ट्रॉन जो था वो घूम के वापस नहीं आ पाया, वो कहीं पे गुम हो गया। कहां गुम हो गया, एनर्जी बनाने में गुम हो गया, ठीक है। फर्क क्या होगा, असल फर्क क्या होगा वो आगे मैं बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन ये होगी साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। और नॉन साइक्लिक वाली को Z स्कीम भी बोल दिया जाता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को Z स्कीम भी बोल दिया जाता है। अब बात करते हैं लाइट के बाद डार्क रिएक्शन की बात करते हैं। तो डार्क रिएक्शन में अपने पास तीन ऑप्शन आएंगे, या तो C3 साइकिल, या C4 साइकिल, या फिर कैंप पाथवे, है ना। कैसे बातें चलेंगी वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहां पे ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। देखो अब हम पिगमेंट्स की बात कर लेते हैं कि भाई अपने जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं और कैसे कलर के होते हैं, उनको याद कैसे करना है। तो ये अपने पिगमेंट है भाई, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल, ये इनके कलर हैं, ठीक है। अब इसको कलर को याद कैसे रखना है, तो सिंपली क्या है, विबग्योर आपको लिख लेना है। अब विबग्योर में ब्लू से शुरू करना है ना। ब्लू और ग्रीन का यहां पर जोड़ा बना दिया, फिर नेक्स्ट का जोड़ा बना दिया, फिर नेक्स्ट का जोड़ा बना दिया। और ट्रिक क्या बोलती है, ABC, है ना। यहां पे तीन जोड़े बन गए अपने, और ABC, A यानी क्लोरोफिल A, B यानी क्लोरोफिल B, C यानी कैरोटीन्स हो जाएगी, C यानी कैरोटीन्स हो जाएगी। मतलब क्लोरोफिल A का कलर कैसा होगा, ब्लू ग्रीन होगा, ब्लू ग्रीन होगा। और क्लोरोफिल B का ग्रीन येलो, या फिर येलो ग्रीन, कुछ भी बोल लो। क्लोरोफिल ये C नहीं है, है ना, याद रखना, C4 कैरोटीन है ये, ठीक है। तो कैरोटीन का कलर कैसा होगा, येलो ऑरेंज होगा, येलो ऑरेंज। और ज़ैंथोफिल का कलर कैसे याद रखें, ज़ैंथोफिल में क्या करो, ये X है तो X को ये वाला जो डंडा है इसको उड़ा दो तो बच क्या जाएगा, Y बच जाएगा। तो Y से अपना क्या बच गया, येलो बन गया, ठीक है। अब हम बात करते
करते हैं कि भाई जो ये चीजें हो रही थी, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये कहां पर हो रही थी। तो जाहिर सी बात है कुछ तो ऐसा इस पत्ती में है, ऐसा इस लीफ में है कि इसके अंदर सारी चीजें हो रही है ना। पेड़ की पत्तियों में ही तो होता है, वो हरे रंग की होती है। तो पेड़ की पत्ती में ऐसा क्या है जहां पे लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन हो रही है। देखो ये एक पेड़ की पत्ती है, तो इस पेड़ की पत्ती में अगर हम अंदर जाएंगे तो अपने को डबल मेम्ब्रेन वाली एक स्ट्रक्चर मिलेगी। देखो ये डबल मेम्ब्रेन मैंने बनाई है, डबल मेम्ब्रेन वाली एक स्ट्रक्चर मिलेगी जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोल देंगे। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब हम जाएंगे तो अपने को क्या मिलेंगे, थाइलाकोइड्स मिलेंगे। तो थाइलाकोइड के अलावा जो ये खाली स्पेस है व्हाइट कलर का, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोल दिया करते हैं। और थाइलाकोइड भी कैसे मिलेंगे, दो टाइप के मिलेंगे। पहले कौन से, देखो एक तो ये वाले हैं कि ये भाई थाइलाकोइड है, ये दूसरा थाइलाकोइड, ये तीसरा थाइलाकोइड, ये चौथा थाइलाकोइड, और ये चार थाइलाकोइड ऐसे मिलके एक बिल्डिंग सी बना रहे हैं। तो इस थाइलाकोइड की बिल्डिंग को क्या बोल देंगे, ग्रेना बोल देते हैं। अब ये वाले थाइलाकोइड ग्रेना में है तो इन थाइलाकोइड को बोल देंगे ग्रेनल थाइलाकोइड। ये कैसे हैं, ग्रेनल थाइलाकोइड, ग्रेनल थाइलाकोइड। ठीक है, अब ये भी एक ग्रेना है, ये भी एक ग्रेना है, और ये वाला जो थाइलाकोइड है ये इन ग्रेना को क्या है, आपस में जोड़ रहा है। और ये थाइलाकोइड कहां प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में, तो इसको स्ट्रोमल थाइलाकोइड बोल देंगे। ठीक है, दो टाइप के थाइलाकोइड हो गए, ग्रेनल थाइलाकोइड और दूसरे स्ट्रोमल थाइलाकोइड हो गए। दोनों में क्या फर्क होता है वो अभी हम देखने जा रहे हैं। देखो वही चीज है, ये एक ग्रेना है, ये एक ग्रेना है, ये ग्रेनल थाइलाकोइड, ग्रेनल थाइलाकोइड, ग्रेनल, ये भी ग्रेनल, ये भी ग्रेनल, ये भी ग्रेनल, और ये क्या होगा, दोनों को ग्रेना को जोड़ रहा है, ये हो गया स्ट्रोमल थाइलाकोइड हो गया। ठीक है, अब ये वाली क्या हो जाएगी, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन हो जाएगी, जाहिर सी बात है। और थाइलाकोइड के अंदर का जो स्पेस होगा उसको थाइलाकोइड का ल्यूमन बोल दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर फर्क क्या होता है ग्रेनल थाइलाकोइड स्ट्रोमल में, वो हम देखने जा रहे हैं कि ग्रेनल थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर फोटो सिस्टम लगे होते हैं, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1। इसी फ्लो में याद रखना, 2 वाला पहले फिर 1। ठीक है, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1। अब यहां पर खास बात क्या है, 20 स्टार, 50 स्टार, 100 स्टार लगा लेना इस बात के कि स्ट्रोमल थाइलाकोइड के अंदर ओनली एंड ओनली PS1 होता है, PS2 जो है वो नहीं होता है, ओनली PS1 होता है। यहां हमने फर्क देख लिया। ठीक है, अब हम थोड़ी सी यहां पे बात करने जा रहे हैं। देखो हमने पिगमेंट किए थे, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीन्स होते हैं, ज़ेंथोफिल होते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो क्लोरोफिल ए जो होता है ना, उसको ऐसे याद रखना कि वो भाई सरपंच होता है गांव का। देखो ये रेड कलर का जो दिख रहा है क्लोरोफिल ए है, वो गांव का सरपंच होता है जिसको रिएक्शन सेंटर बोल दिया जाता है। अब गांव के सरपंच के आसपास के लोग कैसे होंगे, बाकी के लोग तो नॉर्मल नागरिक होंगे, है ना। नॉर्मल नागरिक कौन से हो गए अपने, क्लोरोफिल बी हो गया, कैरोटीन्स हो गया, ज़ेंथोफिल हो गया। देखो मेरी बात याद करो, हमने क्या किया था, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल। अब इनमें से जो क्लोरोफिल ए है वो हमने सरपंच बना दिया, और बाकी के लोग गांव के बाकी के लोग हैं कि क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स, ज़ेंथोफिल बाकी के नॉर्मल लोग हैं। ठीक है, अब होगा क्या, इनको क्या बोल देते हैं हम मिला के, इनको क्या बोल देते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, कि ये लाइट को हार्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर इनको एंटीनी बोल दिया जाता है, या फिर इनको एक्सेसरी काम कर रहे हैं तो इनको एक्सेसरी पिगमेंट भी बोल दिया जाता है। ठीक है, अब होगा क्या, लाइट आएगी, मान लो यहां से सनलाइट आई, यहां से सनलाइट आई, यहां से हर जगह से सनलाइट आएगी, तो ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, नाम में आ रहा है, ये लाइट को हार्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये लाइट को पकड़ पकड़ के क्या है अपने सरपंच के पास पहुंचाएंगे, क्लोरोफिल ए यानी रिएक्शन सेंटर के पास पकड़ पकड़ के पहुंचाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर फर्क क्या होता है, PS1 और PS2 में हमने देखा था फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। रिएक्शन सेंटर जो होता है क्लोरोफिल ए, अगर उसकी अब्जॉर्प्शन पीक 700 नैनोमीटर हो तो PS1 रहेगा, और 680 नैनोमीटर हो तो PS2 रहेगा। मतलब क्या है, अगर कोई लाइट आ जाती है मान लो 650 नैनोमीटर की, तो 650 इससे भी कम है, इससे भी कम है, मतलब दोनों काम करेंगे। अगर आ जाती है 690 नैनोमीटर की, तो 690 पे भाई 680 से ऊपर हो गया, मतलब PS2 काम नहीं कर पाएगा, ये काम कर देगा। ठीक है, अगर आ जाती है 720 नैनोमीटर की, तो 720 पे भाई ये भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा आ गई। तो इनकी अब्जॉर्प्शन पीक अपने को याद रखनी है। और इसके अलावा क्या क्या फर्क होते हैं PS1 और PS2 में, वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि अपने वो काम आने वाले हैं। PS1 और PS2 की बात कर रहे हैं तो 3 फर्क होंगे इनमें, एक तो एंजाइम का फर्क होगा, एक पिगमेंट का फर्क होगा, एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का फर्क होगा। पिगमेंट का फर्क तो हमने देख लिया कि क्लोरोफिल ए की पीक इसमें 700 होगी, इसमें 680 होगी। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS1 में रहेगा आयरन सल्फर प्रोटीन, PS2 में रहेगा फेइयोफाइटिन। और ये आपको भाई हर हाल में याद होने चाहिए, इसके बिना बात नहीं बनेगी। एंजाइम की बात करेंगे तो PS1 में NADP रिडक्टेज रहेगा, PS2 में क्या है, वाटर की फोटोलिसिस के लिए जो एंजाइम चाहिए वो रहेगा। फिर से बोल रहा हूं, ये आपको सारी चीजें हर
हर हाल में याद होनी चाहिए, नहीं तो ये चैप्टर आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। हमने बात की थी ना कि लाइट रिएक्शन में एक साइक्लिक होगी, एक नॉन साइक्लिक होगी। नॉन साइक्लिक को मैंने बताया था कि जेड स्कीम भी बोल दिया जाता है। अब नॉन साइक्लिक में कैसे चीजें चलेंगी वो बातें हम इसके थ्रू करने वाले हैं। ठीक है, देखो ये क्या है भाई, ये थाइलाकोइड है, ये थाइलाकोइड है, और अंदर क्या होगा, थाइलाकोइड का ल्यूमन होगा। ये क्या होगी, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन होगी। मैंने आपको बताया था थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम लगे होते हैं। ये देखो फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटो सिस्टम 1 है। ये सारी बातें मैं आपको समझा दूंगा, इसको देख के घबराओ मत, टेंशन मत लो, मेरे साथ चलो। ठीक है, तो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम 2 लगा हुआ है, यहां पर फोटो सिस्टम 1 लगा हुआ है। ठीक है, अब होगा क्या, यहां से सनलाइट आई और सनलाइट किस पे स्ट्राइक की, PS2 पे स्ट्राइक की। अब इस पे लाइट स्ट्राइक करते ही इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हो गई अप हिल मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ जाएगा तो उसको बोल देंगे डाउन हिल मूवमेंट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर की तरफ गया। अब हमने देखा था कि PS2 के केस में जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो फेइयोफाइटिन होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, फेइयोफाइटिन करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आ जाएगा। देखो ये बन रही है अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें क्या क्या होगा, प्लास्टोक्यूनिन होगा, साइट्रोक्रोम B6F होगा, और क्या होगा, प्लास्टोसियानिन होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन फेइयोफाइटिन से किसके पास आया, प्लास्टोक्यूनिन के पास आया, फिर इसके पास आया, फिर इसके पास आया, और फिर कहां चला जाएगा, PS1 के पास चला जाएगा। अब यहां पर एक बात याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनिन के पास आता है तो ये एक प्रोटॉन को अंदर फेंक देता है। प्रोटॉन मतलब H+ की बात हो रही है, ये H+ को अंदर फेंक देता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अपना इसके पास आ चुका है। अब PS1 पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो PS1 का क्या होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमने देखा था आयरन सल्फर प्रोटीन है, तो FeS इसको एक्सेप्ट करेगा। फिर FeS से कहां जाएगा, फेरोडॉक्सिन पे जाएगा। अब हमने बात की थी कि PS1 के पास एंजाइम कौन सा होता है, NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज, तो ये NADP रिडक्टेज इस इलेक्ट्रॉन का यूज करके क्या बना देगा, NADPH एनर्जी बना देगा। तो पहली एनर्जी अपने पास यहां आ चुकी है, NADPH कहां से आई, ये इलेक्ट्रॉन का यूज करके आई। ठीक है, यहां पे एंजाइम कौन सा था, NADP रिडक्टेज PS1 के पास। ठीक है, ये इतनी सी बात यहां पे अपने को समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, बाहर क्या है भाई, स्ट्रोमा है, जाहिर सी बात है। इसके थाइलाकोइड के बाहर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा होगा, है ना, और ये क्या है, थाइलाकोइड का ल्यूमन है। अब मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, यहां पर 3 ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से अंदर जो है थाइलाकोइड के ल्यूमन में जो प्रोटॉन है, जो H+ है, वो बढ़ते जा रहे हैं किसके कंपैरिजन में, बाहर के कंपैरिजन में। कैसे हो रहे हैं, देखो अब यहां पे एक बात सुनो मेरी, ये इलेक्ट्रॉन PS2 से निकला था और ये यहां पर खत्म हो गया एनर्जी बनने में। तो जाहिर सी बात है एक दिन ऐसा आएगा कि PS2 के इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इसके पास तो वापस घूम के आ ही नहीं रहे हैं ना, यहां पे खत्म हो रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा इसके इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहां से लाएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति कौन करता है, कि जो ये लाइट आ रही थी ना, इसकी वजह से वाटर की फोटोलिसिस हो रही थी। पानी की फोटोलिसिस जब होगी, पानी जब टूटेगा तो क्या मिलेगा अपने को, ऑक्सीजन मिलेगी, जो कि एक तरीके से प्लांट के लिए तो एक तरीके से बाई प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, पर हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक तो ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी, और क्या टूटा भाई, ये प्रोटॉन बने, ये भी अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, है ना, ये अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, और क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है इसकी आपूर्ति कर देंगे। ठीक है, तो 2 केस ऐसे हो गए जिसकी वजह से H+ यहां पे इकट्ठे हो रहे हैं। एक तो यहां पे मैंने बताया था प्लास्टोक्यूनिन से यहां पे आएंगे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, 2 यहां पर हो गए। तीसरा केस है, अब देखो यहां पर जो ये H+ एनर्जी बनाने में यूज हो रहा है ना, ये H+ जो एनर्जी बनाने में यूज हो रहा है, ये कहां से निकल रहा है, बाहर है, तो भाई जाहिर सी बात है ये स्ट्रोमा से निकल के यूज हो रहा है ना। तो 3 ऐसी चीजें हो रही हैं जिसके रिजल्ट में क्या है कि अंदर की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर के कंपैरिजन में बढ़ती जा रही है, किसकी, प्रोटॉन्स की। कि भाई एक तो इससे बढ़ रहे हैं वाटर की फोटोलिसिस से, एक प्लास्टोक्यूनिन यहां पे फेंक रहा है, और स्ट्रोमा में भाई यहां पर कम होते जा रहे हैं। तो यहां पर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, बाहर कम होती जा रही है, तो एक क्या बन जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाता है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है ना।
तो बाहर क्या है भाई, बहुत सारे H+ इकट्ठे हो गए, अब उसको रिमूव करना जरूरी है। तो उनको रिमूव कहां से करते हैं, हमें एक बुलंद दरवाजे से, और इस बुलंद दरवाजे को बोलते हैं एटीपी सिंथेज, जिसमें क्या है ये CF नोट हो जाएगा, ये CF1 इसके पार्ट हो जाएंगे। अब एटीपी सिंथेज से जब ये H+ निकलेंगे तो क्या है, एटीपी की फॉर्मेशन होगी। तो यहां पर आप देख पा रहे हो एनर्जी दो तरीके से बनी, एक तो NADPH कहां बन रही है, कैसे बन रही है हमने देख लिया, और एटीपी कहां बन रही है, कैसे बन रही है, ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला वो वापस नहीं आ रहा है, वो यहां पे खत्म हो गया। इसके इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, वाटर दे रहा है। अब नॉन साइक्लिक के बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करने वाले हैं, साइक्लिक की। अब साइक्लिक में अपने को करना क्या है बेसिकली, कि ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कर दो कि PS2 जो है वो काम ना कर पाए। अब PS2 दो केस ऐसे होंगे जहां काम नहीं कर पाएगा। एक तो क्या है कि जो लाइट की वेवलेंथ है, इसकी पीक क्या होती है, 680 होती है, तो 680 से ज्यादा वेवलेंथ की आप लाइट दे दो तो PS2 अपना काम नहीं करेगा। दूसरा केस क्या होगा, देखो जो स्ट्रोमल थाइलाकोइड होते हैं उनके पास ओनली PS1 होता है। तो स्ट्रोमल थाइलाकोइड में अगर चीजें चलेंगी तो कुछ ऐसी चलेंगी, क्योंकि उनके पास PS2 तो होता ही नहीं है। तो ये दो केस ऐसे हो गए, एक तो लाइट ये 680 से ऊपर, एक स्ट्रोमल थाइलाकोइड जहां पे PS2 अपने को एलिमिनेट करना है। तो सिर्फ PS1 की बात हो रही है। अब हुआ क्या, वही होगा, इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, तो इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है भाई, आयरन सल्फर प्रोटीन है। अब आयरन सल्फर से फिर वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा कि प्लास्टोक्यूनिन, फिर क्या है साइटोक्रोम B6F, फिर क्या है प्लास्टोसियानिन। प्लास्टोक्यूनिन वही काम करेगा, H+ को अंदर फेंक के मारेगा। अब यहां पर ये ग्रेडियंट बनता जाएगा। अब यहां पर ध्यान रखो, यहां पर देखो PS2 के पास है, जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर का एंजाइम था वो PS2 के पास था, मतलब साइक्लिक में कहीं भी वाटर की फोटोलिसिस हो नहीं रही है। ठीक है, और जरूरत भी नहीं अपने को, क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो है ना ETS में गया, और फिर यहां से दोबारा से PS1 के पास आ गया, तो इसके इलेक्ट्रॉन गुम ही नहीं हो रहे, तो चाहिए ही नहीं है ना, इसको चाहिए ही नहीं, तो इसके साइकिल ये बन रही है। तो यहां पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन गुम ही नहीं हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन यूज ही नहीं हो रहा है, तो यहां पर भाई NADP वाली भी क्या है, अपने पास एनर्जी नहीं बन रही है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो घूम के वापस आ रहा है, इसके लिए तो इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो NADPH वाली एनर्जी यहां पे नहीं बन रही है, पहली बात। दूसरी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर यहां पे नहीं हो रहा है, क्योंकि PS2 ही नहीं है, तो फोटोलिसिस कहां से होगा, और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि साइकिल बन के इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं। ठीक है, बट यहां पर प्रोटॉन का ग्रेडियंट तो बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि प्लास्टिक यूनियन मैंने बोला था प्रोटॉन को अंदर फेंक के मारेगा, तो अंदर प्रोटॉन ज्यादा होते जा रहे हैं बाहर के कंपैरिजन में। अब भाई यहां पर भर जाएंगे, एक टाइम तो ऐसा आएगा कि भाई ग्रेडियंट बन गया, उसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे कैसे, वही बुलंद दरवाजा है एटीपी सिंथेसिस है, उसके थ्रू क्या है प्रोटॉन निकलेंगे, तो यहां पे एटीपी एनर्जी मिलेगी। तो यहां पे फर्क हमने क्या देखा कि यहां पे सिर्फ और एटीपी वाली एनर्जी मिलती है साइक्लिक में, नॉन साइक्लिक में NADPH वाली भी थी और एटीपी वाली थी। और क्या फर्क देखा, वाटर की फोटोलिसिस नहीं हो रही है, यहां पे वाटर की फोटोलिसिस हो रही है। और क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन इसमें जहां से घूम के गया वहीं पे वापस आ रहा है, इसमें वो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, ये चीजें हमने देखी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक की। अब देखिए यहां तक हमने अपनी लाइट रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं डार्क रिएक्शन की, और मैंने आपको बोला था हम डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल देखेंगे, C4 साइकिल देखेंगे और कैंप पाथवे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं C3 साइकिल की, जिसको केल्विन साइकिल भी बोल दिया जाता है। देखो यहां पर हो क्या रहा है, एक बार वो देखते हैं। तो यहां पर तीन चीजें हो रही हैं, एक कार्बोक्सिलेशन, एक रिडक्शन, एक रीजनरेशन। अगर आपको इसकी ट्रिक चाहिए ना तो यूट्यूब पे लिख देना कि केल्विन साइकिल या C3 साइकिल ट्रिक बाय केवी एजुकेशन, वो भी मिल जाएगी। बट यहां पे मैं है ना ट्रिक नहीं इस्तेमाल करूंगा, चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, देखो यहां पर अपने पास एक कंपाउंड है राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट, और ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन का कंपाउंड है। तो इस 5 कार्बन के कंपाउंड को अगर हम CO2 प्रोवाइड करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से आई है, तो एक कार्बन इसमें, 5 कार्बन इसमें, तो टोटल अपने पास 6 कार्बन हो जाएंगे। और CO2 वाले स्टेप को क्या बोल देंगे, कार्बोक्सिलेशन, है ना, CO2 से ही वर्ड आया है। तो यहां पर 6 कार्बन अपने पास अवेलेबल हैं। तो 6 कार्बन में से हमने क्या किया, 3 कार्बन के हमने 2 कंपाउंड बना दिए, है ना, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बना दिए, टोटल 6 कार्बन हो गए। तो उस कंपाउंड का नाम क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब हो गया क्या, इसमें रिडक्शन होगी, और रिडक्शन से क्या हो जाएगा, इससे ट्रायोज फॉस्फेट बन जाएगा। ट्रायोज मतलब ये भी 3 कार्बन का है, और कितने होंगे, 2। अभी तक कार्बन बराबर चल रहे हैं। अब होगा क्या,
इसमें से एक कार्बन यहां निकल जाएगा, एक कार्बन यहां निकल जाएगा, जिससे हमें सुक्रोज बनाना है ना। सुक्रोज क्या है, बेसिकली खाना बनाना है ना प्लांट को, तो यहां पर सुक्रोज बन गया। तो एक कार्बन यहां निकल गया, तो यहां पर कितने बच गए, 5 कार्बन बच गए। फिर 5 कार्बन से रीजनरेट होके क्या बन जाएगा अपना राइबोलोस 1,5 बिस्फोस्फेट। अब देखो यहां आपसे कोई पूछ ले कि यहां पे एंजाइम कौन सा यूज होगा, देखो इसको हम बोल देते हैं RUBP, ठीक है, RUBP इसको बोल देते हैं। और यहां पे एंजाइम होता है रुबिस्को, है ना। रुबिस्को क्या करवाएगा, ये CO2 की इसके साथ फिक्सेशन करवा रहा था, तो यहां पे रुबिस्को एंजाइम का यूज होता है, ठीक है। ये तो हो गई C3 साइकिल। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, C4 साइकिल की बात करने वाले हैं। देखो C4 साइकिल में 2 टाइप की सेल होती हैं, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल होती हैं। अब मेसोफिल सेल में क्या होता है, मेरे साथ साथ रहना, इस पेंसिल की टिप के साथ रहना, ठीक है। मेसोफिल सेल में क्या होता है, देखो ये एटमॉस्फेयर में क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड भाई मेसोफिल सेल में आ गई और अंदर आके इसने क्या बना दिया, HCO3- बना दिया। अब इसमें कितने कार्बन है, इसमें एक कार्बन है। और यहां पे क्या था, पेप था, यानी फोस्फोइनोल पाइरुवेट था। इसमें कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। तो ये एक कार्बन, ये 3 कार्बन, दोनों ही क्या बना देंगे, एक 4 कार्बन का एसिड बना देंगे, जिसको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो यहां पर देखो CO2 की यहां पर क्या हो रही है, फिक्सेशन हो रही है, तो इस स्टेप को फिक्सेशन बोल दिया गया, ठीक है। अब ये 4 कार्बन का जो एसिड है मेसोफिल सेल में से बस पकड़ के यानी ट्रांसपोर्ट करके कहां आ गया, बंडल शीथ सेल में आ गया। मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में आ गया क्या, ये 4 कार्बन का एसिड देखो यहां पर आ चुका है। अब इस 4 कार्बन में से अपने को क्या करना है, डी कार्बोक्सिलेशन। डी मतलब रिमूव करना है, क्या, कार्बोक्सिलेशन यानी CO2 को रिमूव करना है। तो यहां पर 4 कार्बन थे, एक कार्बन आपने CO2 में रिमूव कर दिया, तो बच कितने जाएंगे, 3 कार्बन बच जाएंगे। CO2 का क्या होगा, वो केल्विन साइकिल में एंट्री ले जाएगी, मतलब CO2 के साथ अभी ये सेम प्रोसेस जो यहां पे हो रही थी, ये CO2 के साथ यही वाली प्रोसेस चलेगी, है ना। यहां पे तो ये काम हो गया। अब ये C3 एसिड जो बना है, 3 कार्बन का एसिड है, ये ट्रांसपोर्ट करके बंडल शीथ में से दोबारा से मेसोफिल सेल में चला जाएगा। अब मेसोफिल सेल में इसकी रीजनरेशन होगी, फिर से ये 3 कार्बन का ना, 3 कार्बन से 3 कार्बन का ये, है ना, पेप बन जाएगा, फोस्फोइनोल पाइरुवेट बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या है, 2 चीजें देखी, हमने 2 चीजें देखी, एक C3 साइकिल, एक C4 साइकिल। अब इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर बताओ। तो C3 साइकिल में हमने देखा प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन था, इसने CO2 को एक्सेप्ट किया था, तो कौन है, RUBP यानी राइबोलोस 1,5 अब बिस्फोस्फेट हो गया, ठीक है। और C4 में कौन था प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, हम बात करें तो C4 में कौन था, इसने CO2 को एक्सेप्ट किया था फोस्फोइनोल पाइरुवेट ने। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आफ्टर CO2 फिक्सेशन पहला प्रोडक्ट क्या बना। तो इसमें बात करें अगर C3 साइकिल में अगर बात करें तो CO2 फिक्सेशन होने के बाद पहला प्रोडक्ट क्या बना, ये बना 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और इसमें बात करें C4 साइकिल में तो CO2 फिक्सेशन जब हुई पहला प्रोडक्ट क्या बना, 4 कार्बन का एसिड बना, जिसको आपको याद रखना है कौन सा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने डायरेक्ट बात कर ली थी इन प्लांट की, बट इनके बारे में कुछ खास बातें और भी हैं जो अपने को याद रखनी है। जैसे कि इनमें C4 प्लांट की बात कर रहे हैं, इनमें क्रांज एनाटमी होती है जो स्पेशल टाइप की लीफ एनाटमी है, और ये बात तो हम कर चुके हैं। इसमें मेसोफिल सेल होती हैं और बंडल शीथ सेल अलग अलग होती हैं। और बंडल शीथ सेल की बात करें तो उनकी दीवारें जो होती है बहुत मोटी होती हैं। अब उनकी दीवारें थिक दीवारें होंगी तो जाहिर सी बात है गैसियस एक्सचेंज जो है वो भाई मुश्किल हो जाएगा। अब देखो इनमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर बहुत लार्ज होता है और इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है एब्सेंट होता है। अब किसी चीज की दीवारें, किसी सेल की दीवारें इतनी मोटी हैं तो जाहिर सी बात है उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। और खास बात क्या है C4 प्लांट की कि ये हाई टेम्परेचर को, हाई लाइट इंटेंसिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब एक एडवांस चीज बेसिकली है। इसमें फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होगी। जो अपने C3 प्लांट होते हैं ना, इनमें फोटो रेस्पिरेशन नाम की एक गंदी बीमारी होती है, ये गंदी प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन। बट C4 प्लांट क्या है, एडवांस हो गए हैं, ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं, ये हाई लाइट इंटेंसिटी को भी टॉलरेट कर सकते हैं, फोटो रेस्पिरेशन इनमें एब्सेंट होती है। एग्जांपल मेज, सोरगम, शुगरकेन आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब कैम प्लांट की बात करें तो कैम प्लांट क्या करते हैं, बेसिकली इन्होंने क्या करना है, पानी बचाना है। फॉर एग्जांपल कोई रेगिस्तान है, जैसलमेर में कोई एक पौधा है ना। अब जैसलमेर में तो भाई बहुत गंदी वाली गर्मी पड़ती है। अब गर्मी पड़ती
है तो भाई प्लांट के लिए भी वो हानिकारक है, उसका पानी का लॉस हो जाता है कि दिन में अगर वो अपने स्टोमेटा खुले रखता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू ही तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का लेना देना हो रहा है स्टोमेटा के थ्रू ही हो रहा है ना, पानी का लेना देना, गैसेस का लेना देना। तो अगर दिन में वो जैसलमेर वाला प्लांट अगर अपने स्टोमेटा खुले रखेगा तो इतनी गंदी गर्मी पड़ती है कि उसका स्टोमेटा के थ्रू सारा पानी उड़ जाएगा और प्लांट की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो उसने क्या किया भाई, कैम पाथवे अपना लिया कि भाई वो अपने स्टोमेटो को रात को खोलता है और दिन में बंद रखता है कि जब धूप निकलेगी कड़ाके की तब मैं बंद कर लूंगा स्टोमेटो को, और रात को अपनी प्रोसेस वो चालू रखता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं फोटो रेस्पिरेशन की। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट में होती है, C4 प्लांट जो है वो थोड़े एडवांस हो गए हैं, तो C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नाम की गंदी बीमारी नहीं पाई जाती है। मैं इसको बार बार बोल रहा हूं, एक गंदी बीमारी है, गंदी प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। मतलब इस प्रोसेस से ना तो अपने को ATP मिलता है, ना NADPH मिलता है, ना एनर्जी मिल रही है, ना शुगर, मतलब ना खाना मिल रहा है ना एनर्जी मिल रही है, फिर भी हो रही है। क्यों हो रही है? देखो, अपने लिए ह्यूमन की बात करें तो अपने को क्या है, ऑक्सीजन चाहिए, CO2 हमारे लिए बेकार है। प्लांट के साथ उल्टा होता है, इसको CO2 चाहिए अपनी फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और O2 तो इसके लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ऐसी कंडीशन जहां पर हो जाए, जहां पे CO2 कम हो गई और ऑक्सीजन ज्यादा हो गई, तो CO2 किसके साथ बाइंड करनी चाहिए थी? देखो यहां पर बात करते हैं, CO2 जो है इसके साथ बाइंड करनी चाहिए थी नॉर्मल कंडीशन में, बट अगर CO2 कम हो जाए, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए, तो ऑक्सीजन इसकी जगह पे इसके साथ बाइंड कर जाती है, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। इससे पहले ये एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था? ब्लैकमैन ने 1905 में। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी। ठीक है, देखो जैसे लीफ का अगर नंबर ज्यादा है तो भाई वो टोटल प्लांट क्या है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। लीफ का साइज पे भी डिपेंड करता है कि कितनी फोटोसिंथेसिस होगी, है ना। लीफ की एज पे भी कि भाई अगर यंग है, वो जवान है, तो अच्छी फोटोसिंथेसिस करेगी। लीफ अगर बूढ़ी हो गई है, उसके क्लोरोप्लास्ट जो है अच्छे से काम नहीं कर रहे, घटते जा रहे हैं, तो वो भी, है ना। ओरिएंटेशन से भी फर्क पड़ता है। ये तो हो गए इंटरनल फैक्टर की प्लांट के अंदर के क्या फैक्टर हैं। अब बाहर के भी भाई, लाइट पे भी डिपेंड करेगी फोटोसिंथेसिस कितनी अच्छी हो रही है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, वाटर पे भी, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी। तो बारी बारी से हम फीचर, ये अपने फैक्टर देख लेते हैं। फीचर बोल रहा हूं, जुबान है भाई, फिसल जाती है कभी कभी, माफी चाहूंगा। लाइट का क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर का क्या, वाटर का क्या, CO2 का क्या फर्क पड़ेगा, ये हम देख लेते हैं। देखो हमें पता है, हमने पढ़ी थी, एक लाइट रिएक्शन देखी थी, एक डार्क रिएक्शन देखी थी। लाइट रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि फोटो सिस्टम पे लाइट आके पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकला और वो ऐसे घूम रही थी। मतलब लाइट रिएक्शन में खास हमने एंजाइम के बारे में नहीं पढ़ा था, और डार्क रिएक्शन में याद करो हम एंजाइम के बारे में पढ़ रहे थे ना, एंजाइमेटिक रिएक्शन थी। तो जो एंजाइमेटिक प्रोसेस है वो भाई टेम्परेचर से अफेक्ट होती है ना, क्योंकि एंजाइम की जो एक्टिविटी है टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इसीलिए डार्क रिएक्शन पे टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, लाइट रिएक्शन पे खास फर्क इतना नहीं पड़ता है। तो ये टेम्परेचर की बात हो गई। अब हम पानी की बात कर लेते हैं। देखो अगर पानी की कमी हो गई, है ना, किसी भी प्लांट की पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं। अब स्टोमेटा किस लिए खुलते हैं कि पानी का लेना देना एक तो, और गैसेस का भी, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। अब उस प्लांट के पास पानी की कमी है तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, अपने स्टोमेटा बंद करने की कोशिश करेगा कि पानी उड़ने ना पाए उस स्टोमेटा के थ्रू। बट दिक्कत क्या हो जाएगी, अगर वो स्टोमेटा को बंद कर लेगा तो पानी तो हमने रोक लिया, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जानी थी उस स्टोमेटा के थ्रू, जिसकी हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करता, वो भी बंद हो गई, है ना। दरवाजा ही बंद हो गया ना, तो उसकी फोटोसिंथेसिस क्या है, कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम इफेक्ट ऑफ लाइट की बात करें तो लाइट जो होती है कौन सी यूज होती है, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट यूज करता है, जिसको हम पार यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन भी बोल दिया करते हैं। ठीक है, अब हम लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी पे बात करते हैं कि लो इंटेंसिटी पे तो क्या होगा, अगर जैसे जैसे आप लाइट बढ़ाओगे फोटोसिंथेसिस वैसे वैसे बढ़ती रहेगी, बट हाई पे क्या होगा, वो एक समय पे आके रुक जाएगी, फिर उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस की सैचुरेशन कब आ जाएगी, एट द 10% ऑफ सनलाइट पे उसकी सैचुरेशन आ जाएगी। ठीक है, बट अगर देखो
यहां पे क्या बात बोली गई है कि अगर आप लाइट बढ़ाते रहो और एक पॉइंट से ज्यादा ही बढ़ा दो कि इतनी लाइट दे दी, इतनी लाइट दे दी कि उन पत्तियों में, लीफ में जो क्लोरोफिल थे वो ही नाश हो गया, उनका डिस्ट्रक्ट हो गया, है ना। तो क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है अगर आपने भयंकर ज्यादा ही लाइट उनको दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फर्क पड़ेगा, मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया कि मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। C3 प्लांट में इसकी सैचुरेशन 450, C4 में 360 होती है। ठीक है, अब यहां पे बात कर रहे हैं कि जो C3 प्लांट होते हैं ना, ऐसे याद रखना, मैंने क्या बोला था C4 प्लांट होते हैं वो थोड़े एडवांस हो गए हैं। तो इसी से अपने बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कौन से क्वेश्चन बन जाएंगे, एक तो ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, फोटो रेस्पिरेशन भी इनमें नहीं होती है, क्योंकि इनमें देखो फोटो रेस्पिरेशन कब हो रही थी, जब CO2 की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन ज्यादा हो रही थी। बट इनमें कुछ ऐसा सीन होता है C4 प्लांट में कि ये CO2 की कमी होने ही नहीं देते हैं एंजाइमेटिक साइड पे। ठीक है, ये क्या है, CO2 की कमी होने ही नहीं देते हैं एंजाइमेटिक साइड पे, इसलिए इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। और C3 में भाई ऐसा हो जाता है कि CO2 की कमी हो जाए तो फोटोसिंथेसिस क्या है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहां पर एक पॉइंट और याद रखना कि अगर आप CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, क्योंकि भाई प्लांट को तो CO2 प्यारी लगती है। बट एक पॉइंट के बाद आप, ऐसा नहीं है कि बढ़ाते रहो, एक पॉइंट के बाद क्या है, वो डैमेज भी उसको कर सकती है। ठीक है, अब ये हमने बात की, हम अभी बियॉन्ड दिस लेवल बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात कर रहे हैं कि नॉर्मली अगर हम CO2 बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी। तो इसी का यूज हम प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं कि हमने एक ग्रीन हाउस क्रॉप कैसे बना ली कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में CO2 की इंक्रीज कर दी अमाउंट, अब इंक्रीज कर दी तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ऐसे हम टोमेटो, बेल पेपर ये उगाते हैं। ठीक है, अब लास्ट में भाई ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर के साइंटिस्ट हैं, नाम है जोसेफ प्रिस्ले, जैन इंगवेनहाउस, TW एंगलमैन, जूलियस वॉन सेक्स, कॉर्न वॉन लील। अब जो भी इनके बारे में बातें हैं भाई मैंने यहां पर लिख दी हैं, है ना। अब मैं ज्यादा इनमें तिकड़मबाजी करूंगा तो वही है, ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। आप इनको याद कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा आइडिया इनसे लगा लेना। तो कुछ इस तरीके से हमने अपना चैप्टर यहां पर खत्म कर लिया है। थैंक यू, धन्यवाद।